नमस्कार और इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। सोचिए जरा, कोर्ट के कमरे में कही गई एक आम सी टिप्पणी और देखते ही देखते इंटरनेट पर एक ऐसी आग लग जाती है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। आज हम ठीक इसी आश्चर्यजनक घटनाक्रम का विश्लेषण करने वाले हैं, जहां एक छोटे से बयान ने देश भर के युवाओं के आक्रोश को भड़का दिया और एक हाइपर वायरल व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन को जन्म दिया। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब इस मूवमेंट की विशालता का अंदाजा लगाने के लिए बस एक बार इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2 करोड़, जी हाँ, 20 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, और वो भी एक हफ्ते से कम समय में। मतलब बड़े से बड़े पॉलिटिकल कैंपेन्स सालों साल लगाकर भी जो नहीं कर पाते, वो इस मूवमेंट ने चंद दिनों में कर दिखाया। ये रफ्तार अपने आप में अभूतपूर्व थी। ये कोई साधारण वायरल ट्रेंड बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये तो बरसों की दबाई हुई निराशा का एक ज्वालामुखी था जो अचानक फट पड़ा। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? आइए देखते हैं इस कॉकरोच कैटलिस्ट को, उस चिंगारी को जिसने इस पूरे आक्रोश को आग दी। बात है 15 मई 2026 की। सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान आई ये टिप्पणी एक टर्निंग पॉइंट बन गई। खैर, यहाँ ये बताना जरूरी है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बाद में स्पष्ट भी किया था कि उनका इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्रीज लेकर पेशे में आते हैं, ना कि आम बेरोजगार युवाओं पर। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ कितनी जल्दी पीछे छूट जाता है। जब तक ये स्पष्टीकरण आता, तब तक ये शब्द आग की तरह फैल चुके थे और युवाओं ने इसे एक संस्थागत अपमान समझकर अपनी पहचान से जोड़ लिया था। अब सवाल ये है कि ये बात आखिर इतनी चुभी क्यों? इसके जवाब के लिए इन आंकड़ों को देखिए। आर्थिक हालात उस वक्त सच में बेहद नाजुक थे। 15 से 25 साल की उम्र के 40% नए ग्रेजुएट्स के पास कोई नौकरी नहीं थी, और इस सब के ठीक पहले पेपर लीक होने की वजह से नीट यूजी मेडिकल एग्जाम को अचानक रद्द करना पड़ा। एक सेकंड के लिए सोचिए, 22 लाख छात्रों की मेहनत, उनका भविष्य, सब एक झटके में अधर में लटक गया। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल क्राइसिस था जिसका गुस्सा बस बाहर आने का एक बहाना ढूंढ रहा था। अब यहां से जो हुआ वो इंटरनेट की दुनिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। देखते हैं कि कैसे व्यंग यानी सटायर हाइपर वायरल बन गया। इस घटनाक्रम की रफ्तार पर नजर डालिए। 15 मई को रिमार्क आता है और ठीक अगले दिन एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दिपके की अगुवाई में कॉकरोच जनता पार्टी या CJP की वेबसाइट लॉन्च हो जाती है। उन्होंने इस कॉकरोच लेबल को एक गाली के बजाय जिंदा बचने और संघर्ष करने का प्रतीक बना दिया। AI जनरेटेड मीम्स और शार्प मैसेजिंग का ऐसा सटीक इस्तेमाल हुआ कि जैसा कि हम देख सकते हैं, 22 मई तक फॉलोअर्स 20 मिलियन क्रॉस कर गए। ट्रेडिशनल पार्टीज ऐसी रफ्तार का सिर्फ सपना ही देख सकती हैं। ये चार्ट सच में हैरान करने वाला है, बिल्कुल आंखें खोल देने वाला। सिर्फ 5 दिनों के भीतर एक नए मीम पेज ने रूलिंग बीजेपी के 8.8 मिलियन और ऑपोजिशन कांग्रेस के 13 मिलियन फॉलोअर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। 20 मिलियन के पार। सदियों पुराने IT सेल्स और करोड़ों के बजट्स रखने वाली पार्टियां इंटरनेट के इस ऑर्गेनिक तूफान के सामने जैसे अचानक बहुत छोटी नजर आने लगी। लेकिन अगर हमें लगता है कि ये सिर्फ इंटरनेट का एक हास्यास्पद मजाक था, तो हम गलत हैं। इस मजाक के पीछे असली मुद्दे छुपे थे। जरा CJP की सदस्यता यानी मेंबरशिप की शर्तों पर ध्यान दीजिए। बेरोजगार होना, आलसी होना, दिन में 11 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन रहना और पेशेवर तरीके से शिकायत करना। सुनने में लगता है कि कोई बहुत बड़ा मजाक चल रहा है, राइट? पर असल में इसने उस नई पीढ़ी के दिलों को छुआ जो अपनी आर्थिक चिंताओं और प्रेशर से डील करने के लिए मीम कल्चर का ही सहारा लेती है। ये अटपटी शर्तें दरअसल उनके गुस्से को निकालने का एक सुरक्षित व्यंग्यात्मक तरीका बन गई थीं। और मजेदार बात यह है कि जहां उनकी एंट्री की शर्तें मजाक थीं, वहीं उनका ऑफिशियल मैनिफेस्टो बिल्कुल सॉलिड, सीरियस और स्ट्रक्चरल डिमांड से भरा हुआ था। उन्होंने मांग की कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट्स ना मिले, वैलिड वोट्स छेड़छाड़ करने वालों पर UAPA लगे, महिलाओं के लिए 50% कैबिनेट रिजर्वेशन हो और पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन लगे। ये सारी मांगें देश की चुनावी और न्यायिक व्यवस्था पर आम जनता के सवालों का ही तो डिजिटल रूप थीं। आर्थिक पारदर्शिता इनका सबसे बड़ा मुद्दा था। इनका बयान बिल्कुल साफ था। वो एक और खुफिया फंड बनाने नहीं आए हैं, बल्कि वो RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ठेठ भाषा में जवाबदेही तय करने आए थे। उनका सबसे सीधा और शार्प सवाल यही था, भाई हम बस पूछने आए हैं कि पैसा कहाँ गया।
ये पॉलिटिकल फंडिंग के आपस के सिस्टम पर एक बेहद करारी चोट थी। अब आइए समझते हैं कि जब ये डिजिटल गुस्सा इंटरनेट से निकलकर फिजिकल दुनिया में आया तो द स्टेट स्ट्राइक्स बैक प्रशासन ने क्या किया। बहुत ही जल्दी ये मूवमेंट सड़कों पर उतर आया। लोग कॉकरोच की कॉस्ट्यूम्स पहनकर यमुना नदी की सफाई करने लगे। इसके पीछे एक बेहद गहरा सिंबलिज्म था कि कॉकरोचेस हमेशा वहीं पनपते हैं जहां व्यवस्था सड़ी हुई होती है। उनका मकसद उस गंदगी को साफ करना था। इस विरोध ने स्क्रीन्स छोड़कर रोहतक में ऑफलाइन प्रोटेस्ट और बिहार में प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उतारने की तैयारी के रूप में एक आकार लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद संस्थागत प्रशासन का जवाब बेहद तेजी से आया और वो काफी सख्त था। 21 मई को नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर इनका एक्स अकाउंट आईटी एक्ट के तहत ब्लॉक कर दिया गया। ठीक अगले दिन फाउंडर को अनजान नंबर से व्हाट्सएप पे धमकियां आने लगी और फिर 23 मई को जब उन्होंने नीट यूजी को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की पिटीशन शुरू की तो इनकी वेबसाइट को पूरी तरह से टेक डाउन कर दिया गया। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रोकने का प्रयास किया गया। इस क्रैकडाउन के चलते दो बिल्कुल अलग नैरेटिव्स सामने आए और दोनों अपने पक्ष पर अड़े थे। सरकार का दावा था कि 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से थे और ये देश को अस्थिर करने का एक एआई ड्रिवन क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन था। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी और उनके आयोजकों ने जोर देकर कहा कि भाई उनके 94% फॉलोअर्स हिंदुस्तानी हैं और ये देश के युवाओं की बेरोजगारी और निराशा की बिल्कुल ऑर्गेनिक ग्रासरूट्स आवाज है। इन सभी घटनाओं ने मिलकर एक नए दौर की शुरुआत की। आइए इस मीम पॉलिटिक्स एरा को समझते हैं। सीजेपी को दबाने से लोगों का गुस्सा कम तो नहीं हुआ, उल्टा डिजिटल स्पेस और हिस्सों में बंट गया। ठीक इसी समय नेशनल पैरासिटिक फ्रंट नाम का एक नया और ज्यादा आक्रामक समूह उभर आया। सीजेपी जहां सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर और मीम्स पर चलती थी, वहीं एनपीएफ ने बिल्कुल एंटी एस्टैब्लिशमेंट सिस्टम विरोधी रुख अपनाया। इसने साबित कर दिया कि जब आप मजाक और व्यंग्य के माध्यम को बंद करते हैं तो आक्रोश किसी और ज्यादा रैडिकल रूप में उभर कर बाहर आता है। वैसे ये सब देखकर एक बात तो साफ है कि ये स्थिति सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। अगर हम साउथ एशिया के पड़ोसी देशों की तरफ देखें, जैसे बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका, तो वहां भी ऐसी स्थिति रही है। इन सभी जगहों पर डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल नेटवर्क्स ने युवाओं के आर्थिक गुस्से को एकजुट करके बड़ी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस में बदल दिया है। ये सच में एक व्यापक ग्लोबल ट्रेंड बनता जा रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है। जब इंटरनेट के मजाक और सियासी बगावत के बीच की लकीर खत्म हो रही है, तो क्या व्यंग्य को बैन करने से या दबाने से ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स सुरक्षित रह पाएगी, या फिर ये दबाव युवाओं की निराशा को एक ऐसी अनरेगुलेटेड दिशा में ढकेल देगा जिसे कल को कंट्रोल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर आने वाले समय में हर व्यवस्था को सोचना ही होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।